हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जिसमें कि हम लोग अपने पॉलिटी के सेक्शन में सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, है ना। जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग एक क्लास में नहीं बल्कि सेवरल पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये होगा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राइट्स की बात अगर करें कि जो आपके राइट्स है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो राइट्स में सबसे पहली बात तो राइट ही क्या चीज है। राइट एक फंडामेंटल एंटाइटलमेंट या फिर फ्रीडम होता है, अधिकार होता है। आपको छूट जो मिलती है, चाहे वो लीगली मिले, सोशली या फिर एथिकली। ये कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइप का राइट, जैसे लाइफ मतलब जिंदगी जीने का अधिकार, स्पीच का अधिकार मतलब बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार, बराबरी का अधिकार। इनको बेसिकली आपकी जो सरकार होती है यानी गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये राइट एक टाइप का नहीं होता, कई टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है एवरी ह्यूमन हैज राइट, यानी कि ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का राइट है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का सिंपल सा मतलब है क्योंकि आप एक इंसान हो इसलिए आपको कुछ अधिकार दिया है, जिसको बोला है ह्यूमन राइट। ओके, अब ये जो राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि भाई सभी को मिले हैं, पूरी दुनिया में जो भी इंसान है उन सबके पास यूनिवर्सली ये राइट्स प्रेजेंट है। इनको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉनिटर करती है या फिर वो इन राइट्स का ख्याल रखती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, वो कुछ ह्यूमन राइट्स का अधिकार मतलब अधिकारों का ध्यान रखती है, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, आपको स्लेवरी से आजादी है। दूसरा, राइट टू लाइफ भी हो सकता है, बहुत सारे राइट्स हैं। राइट टू ओपिनियन, ये सभी ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से कुछ राइट्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो आपको एक टाइप की सरकार या एक देश की सरकार प्रोवाइड करती है और वो ज्यादातर अपने सिटीजन्स को ही राइट देती है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन राइट्स है ये यूनिवर्सल है, तो ये दुनिया के हर एक मेंबर को, हर एक इंसान को मिलेंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये थोड़ा देश पे निर्भर करते हैं, तो ये सिटीजन्स को देती है। कोई भी सरकार अपने देश के सिटीजन्स को देती है, अपने देश के नागरिकों को ही देती है। कुछ होते हैं सिविल राइट्स, ठीक है, कि आपको इकोनॉमिक राइट्स हैं, मान लो आपको पैसा कमाने का अधिकार है, उन्हें खर्च करने का अधिकार है। ठीक है, सोसाइटी में रहने का अधिकार है, तो ये सिविल राइट्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब राइट टू वोट वो पॉलिटिकल राइट हो जाता है। इस तरीके से अब हम फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंश्राइंड है, मतलब पार्ट 3 में इसकी जिक्र किया हुआ है। और क्या है ये, आर्टिकल 12 टू 35 इसकी बात करता है। आर्टिकल 12 टू 35 में फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं और हमने पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला है। व्हाट इज मैग्ना कार्टा, सबसे पहले बेसिकली हम ये तो जाने कि मैग्ना कार्टा है क्या चीज। मैग्ना कार्टा होता है चार्टर ऑफ राइट्स। ये एक पूरा राइट्स का चार्टर था जिसको किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने 1215 में इशू किया था। और ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर सारे राइट्स जो थे वो क्या थे, लिखे हुए थे। ठीक है, सारे राइट्स उन्होंने वहां पर लिखे हुए थे। तो चार्टर ऑफ राइट्स पहली बार जो अधिकारों की बात की वो मैग्ना कार्टा ने की, तो उसी के बेसिस पर हमने अपने फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट का नाम क्या रखा है, मैग्ना कार्टा। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट को बोलते हैं, पार्ट 3 को। ठीक है, पार्ट 3 में क्या चीज है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 हैं, लेकिन ये ओरिजिनली 6 नहीं थे। पहले ये कितने थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज 6 हैं। ऐसा क्यों है, 6 कैसे हो गई ये, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो भाई फंडामेंटल राइट में क्या क्या आता है, 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। इनको अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले हम बोल रहे हैं कि भाई ये 6 राइट्स अभी हैं, लेकिन ओरिजिनली तो 6 नहीं थे ना। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 7 राइट्स थे। ओरिजिनली कितने थे, 7 थे। अभी ओरिजिनली 7 थे, अब कम क्यों कर दिए, क्यों हटा दिया और कैसे हटा दिया। पहले तो ये जानो कि कौन सा राइट हटाया। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था जिसको यहाँ से रिमूव कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव क्यों किया, क्योंकि उस समय हमारी सरकार का मेन ध्यान किस चीज पे था कि भाई हमारे देशवासियों को प्रॉपर तरीके से सारी फैसिलिटीज मिल जाएं। लेकिन मतलब जब हमें आजादी मिली उस समय जमींदारी के चलते एक ही फार्मर के पास या एक ही जमींदार के पास बहुत सारा लैंड था, लेकिन छोटे छोटे जो गरीब किसान थे उनके पास बहुत कम लैंड था या फिर नहीं था। तो इससे सरकार को ये लैंड छीननी थी। लेकिन अगर सरकार इससे ये लैंड छीनेगी और
लोगों में बांटेगी या फिर उनपे रोड्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, तो ये इसको देगा नहीं, जमीन जो है सरकार को देगा नहीं ये इंसान। ये पर्सन ए गवर्नमेंट को अपनी जमीन देना नहीं चाहता, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 देखो, आर्टिकल 31 में लिखा है क्या है, द राइट टू प्रॉपर्टी, तो मैं तो अपना लैंड आपको नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल हो रहे थे उस समय पे, ठीक है। बहुत सारे केसेस उस समय उसके पास फाइल हो रहे थे कोर्ट के पास, किसको लेके, कि गवर्नमेंट हमसे हमारी जमीन छीन रही है, ठीक है, और कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि भाई पहले राइट की वजह से सब कुछ हो रहा है, इस राइट को ही हटा दिया जाए। तो उसने इस राइट को यहाँ से रिमूव कर दिया। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 जो लिखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी आपको है, इसको फंडामेंटल राइट हटा दो, इसको फंडामेंटल रखो ही मत। तो इसका क्या करें, तो गवर्नमेंट ने उस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने फंडामेंटल राइट का जो 7th राइट था, ये राइट टू प्रॉपर्टी, इसको यहां से हटा के कहाँ रख दिया, टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया उसको एक, ठीक है, कि सरकार आपसे जरूरत पड़ने पर आपकी जमीन छीन भी सकती है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप सरकार को दोगे ही नहीं, है ना। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। आर्टिकल कौन सा बनाया, 300A में। तो आज के हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 300A में एंश्राइंड है। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको डेवलपमेंट के लिए या बराबर सोशल वेलफेयर के लिए ये जो हिस्सा चाहिए था लैंड का, या तो वो लोगों में बांटना चाह रही थी, या तो फिर वहां पे उसको कुछ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड बनाना, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब फैसिलिटीज के लिए जमीन चाहिए थी, जिसके लिए ये जमींदार जमीन देने को तैयार नहीं था। तो वो बार बार कोर्ट जा रहा था, एक नहीं मतलब बहुत सारे जमींदार ऐसे बार बार कोर्ट जा रहे थे सरकार के खिलाफ। तो सरकार ने ये जड़ ही खत्म कर दी, ठीक है। आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और कौन सा अमेंडमेंट लाया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू लीगल राइट बना दिया इसको, किसको, 300A में डाल दिया और पार्ट 12 में। तो अब आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ने किया क्या था। गवर्नमेंट ने ये जो राइट था आपका, ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 को रिमूव करके 300A में डाल दिया, और अब ये क्या बन गया, अब ये एक सिंपल लीगल राइट बन गया था, ठीक है। बाय कौन सा अमेंडमेंट किया था, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके थ्रू आप राइट टू प्रॉपर्टी को याद रखोगे, ठीक है, कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हटाया, कैसे इसका बदलाव हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम आर्टिकल 12 से 35 जो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि एंश्राइंड है पार्ट 3 में, जिसको कि बोला जाता है मैग्ना कार्टा, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 12 से 35 में कौन कौन से राइट है और क्या किस राइट का क्या मतलब है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12, इसमें तो सिंपल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी लॉ जो, चलो इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम पहले राइट पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल 13 तक जाऊंगी। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 पर, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी, कि आप इक्वल हो लॉ के सामने, यानी कानून की नजरों में सभी लोग बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजरों में सब लोग क्या है, बराबर है। जब आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि कोई अमीर का बेटा है, कोई गरीब का है, ठीक है, कौन लड़की है, कौन लड़का है। कानून की नजरों में सबको बराबर रखा जाएगा, ठीक है। रखा जाता है या नहीं रखा जाता वो एक अलग चीज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें बोला है कि इक्वालिटी होगी बिफोर लॉ, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि प्रोहिबिशन यानी रोका जाएगा, ये सब नहीं माना जाएगा कि आपको धर्म के बेस पे, ठीक है, जातिवाद के, आपके जेंडर के, या फिर किस जगह पे आपका बर्थ हुआ है उनके बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। तो क्या इनके अलावा और किसी ग्राउंड पे भेदभाव हो सकता है, इनके अलावा और किसी ग्राउंड पे भेदभाव हो सकता है क्या, हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये 4-5 ही लिखे हैं। हाँ, इनके अलावा और किसी ग्राउंड पे भेदभाव किया जा सकता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप अज्यूम करो कि भाई आपको कोई भी पेपर निकालने के लिए ना 100 में से 95 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 मार्क्स आ जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके सिर्फ 5 मार्क्स ही आते हैं, ठीक है। तो क्या वो बोल सकता है कि भाई मुझे तो सीट नहीं दी, इस बच्चे को तो सीट दे दी कॉलेज में, मुझे क्यों नहीं मिली,
है, तो मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट तो डिस्क्वालिफाई या मतलब आपको डिस्क्वालिफिकेशन या फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि इतने मार्क्स लाने हैं, तो जब तक आप इतने मार्क्स नहीं ला पाओगे आपको सीट नहीं मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये इन बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर, क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो ये चीज आपको जॉब लेने में हर जगह पे अप्लाई होती है, स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन या जॉब्स, हर जगह पर, ठीक है। तो रिलीजन पे, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये बात है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी है ना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि भाई सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, सब जिसको फॉर्म भरना है वो भर दे, जिसको जो है नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी, वो फॉर्म भर दे और अपना मेरिट के बेसिस पे एडमिशन ले ले या फिर अपनी नौकरी ले ले, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ले ले। तो यहाँ पर साफ लिखा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो प्राइवेट को नहीं कह रहे हैं हम, ठीक है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में उनके क्राइटेरिया हो सकते हैं कि वो कोई फीमेल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ एक फीमेल एम्प्लॉय ही चाहिए अपने लिए, है ना। या फिर वो कोई और डिफरेंट टाइप का हो कि वो एज ग्रुप के लिए रख दे कि मैं इतने से इतने एज ग्रुप को ही लूंगा, तो यहाँ पर उनके लिए इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जरूर है, ठीक है। आर्टिकल से मतलब सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी आपको अपॉर्चुनिटी देने में। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि ये छुआछूत जो होता था कि वो अनटचेबल्स हैं या फिर वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके साथ नहीं बैठना, उनसे फूड शेयर नहीं करना, उनको टच नहीं करना, वो सब का भी एबॉलिशन करता है, मतलब आर्टिकल 17 इक्वल बनाता है सबको। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पे टाइटल क्या चीज है, जो भी, जब आपको याद होगा अंग्रेजी सरकार थी, मतलब कि जब कॉलोनी थे हम ब्रिटिशर्स की, उस समय वो अपने मतलब कुछ इंडियन लोगों से खुश होके उनको क्या करते थे, कुछ टाइटल्स देते थे, है ना। उनको कुछ टाइटल्स दे देते थे कि अगर किसी ने केसरी मूवी देखी हो, केसरी जो बाद में आई है, केसरी पार्ट 2 जो है, तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो जो अक्षय कुमार थे वो एक लॉयर थे, है ना, उसमें वो एक लॉयर थे, तो उनको जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने एक अच्छा टाइटल दिया था, है ना। इस तरीके से उन्होंने काफी सारे इंडियंस को जो उनके फेवर में काम करते थे या फिर उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे या फिर उनको लगता था कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो टाइटल देते थे, जैसे कि उनको सर बोल दिया, ठीक है, सर और फिर आगे उनका नाम, है ना। या फिर और भी बहुत सारे होते थे, जैसे रॉबिन हुड, ठीक है, नाइट वुड, नाइट एंगल, ये सब क्या होते थे, उनके टाइटल होते थे जो वो लगाते थे। ये सब टाइटल किसी मेरिट के बेस पे नहीं मिलते थे, बस अंग्रेज खुश हुए हैं तो इसलिए वो आपको है कुछ अच्छे किसी और नाम से पुकारना चाह रहे हैं, तो उन्होंने उनके नाम के आगे एक टाइटल लगा देता था, जो कि एक ऑनर ही होता था काफी ज्यादा, मतलब कि ऑनर शो करता था कि इस बंदे ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो हम इसको खुश होकर ये टाइटल दे रहे हैं। अब उनका अबॉलिशन हो गया। अबॉलिशन का मतलब क्या है कि अब अगर आप अपने नाम के आगे सर लगा रहे हो, सर और मतलब जो भी उनका टाइटल है वो वट एवर इट इज, या फिर नाइट एंगल या नाइट वुड या रॉबिन हुड या कोई भी ऐसा कोई टाइटल अगर आप लगा रहे हो, नाइट एंगल, ठीक है, तो वो सब आप अबॉलिश करो, अब उनको हम नहीं मानेंगे इन टाइटल्स को। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई मेरिट किया है, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर लगा रहे हो अपने नाम के सामने, तो ठीक है। अगर आप कोई प्रोफेसर हो तो आप अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा रहे हो, तो दैट इज अ मेरिट वाला टाइटल, इनको आप यूज कर सकते हो जो आपने किसी चीज से जीते हैं, ठीक है, कोई चीज करके फिर हासिल किया है। तो क्वालिफिकेशन वाला टाइटल्स तो आप लगा सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो टाइटल्स होते हैं वो लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरे देश से कोई टाइटल मिला है, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आपने ये यूज नहीं कर सकते उनको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये आगे आपको किसके, ये सब आर्टिकल क्या दिखा रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, की सब बराबर है, कानून की नजर में सब बराबर है। रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, जेंडर मतलब प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी बराबर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी और एबॉलिशन होगा टाइटल्स का। ये होते हैं आर्टिकल 14 से 18। फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बोलता है में मतलब कौन से आर्टिकल्स आते हैं, 19 से 22। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। ये कह रहा है 19 की प्रोटेक्शन है सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है उनके लिए आपको प्रोटेक्शन है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, ठीक है, तो आपको बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि आपको अगर आपने कोई क्राइम किया है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन है उसमें भी आपको। अब मतलब अगर आपको पुलिस उठा के ले जाए, ठीक है, और फिर वो आपको आपका गुनाह भी ना बताएं और आपको जेल में बंद रखें, तो इससे आपको प्रोटेक्शन है। कैसे प्रोटेक्शन है, आपको एक लॉयर मिलता है ना, सरकारी लॉयर अगर आपने सुना हो तो वो आपको देती है गवर्नमेंट, तो आपको। और दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पर पुलिस से क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना,
कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों लेके जाया जा रहा है। तो और इसमें एक सेफगार्ड ये भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। मजिस्ट्रेट मतलब आप ये लगा लो कि कोर्ट में लेके जाना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर, और फिर वहां पे जाके आपको मतलब पुलिस को प्रूव करना होता है कि आपने इसको क्यों उठाया, इस इंसान को। ठीक है, तो ये एक तरह से हो गया। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिंदगी जीने का अधिकार है, पर्सनल छूट है, आपको पूरी लिबर्टी है, प्रोटेक्शन है आपकी लाइफ को, मतलब कि आपकी जिंदगी को कौन बचाएगा, सरकार बचाएगी, आपको कोई खतरा नहीं है किसी से, ये सिंपल सी बात ये कहता है। आर्टिकल 21 का ये क्लॉज है, सब क्लॉज। आर्टिकल 21A वो क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, कि आपको पढ़ाई का भी अधिकार है। तो राइट टू एजुकेशन क्या हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू लाइफ के अंदर ही आपका राइट टू एजुकेशन आता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर आपको अरेस्ट से भी प्रोटेक्शन है और डिटेंशन से भी प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसको हम आगे और मतलब ब्रीफ तरीके से समझेंगे, अभी के लिए इतना समझिए, याद रखना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 इसकी बात करता है। क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, कि जबरदस्ती आपसे काम कराया जाए, फोर्स लेबर, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स। और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग से भी प्रोटेक्शन है, कि आपको इधर उधर बेच नहीं सकते हैं, इंसानों का बेचना खरीदना, इंसान कोई सामान नहीं है ना, तो मतलब अगर आप लेडीज को इधर उधर बेचना, बच्चों का बेचना, ये सब चीजें जो चलती हैं, ये सब पे तभी तो ये क्राइम है, तभी तो जो ये सब काम करते हैं वो छुपके करते हैं, है ना, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। आर्टिकल 23 इस सबको जो है प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 कह रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो हार्मफुल फैक्ट्रीज होती हैं, या इनफैक्ट कोई भी फैक्ट्रीज में बच्चों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है। इनफैक्ट इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जो ये बात भी करते हैं कि अगर जो है फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा है, मतलब फैमिली में एक ही बच्चे से मेरा मतलब है कि एक लड़का है मान लो, ठीक है, उनके फादर या कोई और ब्रेड अर्नर नहीं है, तो वो बच्चा चाहे तो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि फैक्ट्री हार्मलेस होनी चाहिए। हार्मलेस मतलब वो उसकी हेल्थ को कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट ना डाले। ठीक है, वैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आपका आर्टिकल 24 गारंटी करता है कि आप कोई बच्चे को फैक्ट्रीज में काम नहीं दे सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म को, अब जो जिस भी धर्म को आप मानते हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप जिस धर्म को मानते हो उसको पूरी तरीके से उसमें बिलीफ रखना, उसको प्रोफेस करना, उसको प्रैक्टिस करना, है ना, उसको फैलाना, ये सब का आपको पूरा अधिकार है। अब फैलाने का अधिकार है, ये याद रखना कि यहाँ पे आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जितना चाहो आप उतना अपना धर्म फैलाओ, मतलब कि अगर मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती हूँ तो मैं इसकी अच्छी टीचिंग्स बांट सकती हूँ कि देखो भाई ये इसमें मेरे धर्म में ये लिखा है, ये सब चीजें होती हैं धर्म में, है ना। तो इनमें से जिन लोगों को मेरा धर्म पसंद आएगा वो वॉलेंट्री अपने आप को कहें कि नहीं भाई अब ये मैं भी इस धर्म को ही अपनाऊंगा, तो ये वॉलेंट्री अगर इसमें से 2 लोग अपना रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको पैसा दे रही हूँ कि अगर आप लोग मेरा धर्म अपनाओगे तो मैं इतना पैसा दूंगी, या मैं आप लोगों के घर में जो है राशन पहुंचाऊंगी, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उनको इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ना। तो मनी के बेसिस पर या फोर्सफुल कन्वर्जन ये क्राइम है। मनी के बेसिस पर या फोर्सफुली आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते, लेकिन उनको अपने टीचिंग्स वगैरह से, है ना, उनकी मर्जी से अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो दैट इज नॉट अ क्राइम। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का पूरा अधिकार है। रिलीजियस अफेयर्स मतलब क्या है कि मंदिर में जो डोनेशंस आ रहे हैं, जो चंदा आ रहा है ना, या किसी मॉस्क में या किसी गुरुद्वारा में या कोई भी रिलीजियस प्लेस पर जो भी चंदा आ रहा है उसको आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो, उसकी क्लीनलीनेस के लिए यूज करना चाहते हो, कोई आइडल्स और लगाने के लिए यूज करना चाहते हो, कोई भी जो भी आप जैसे करना चाहते हो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज, आप उन्हें उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये कि भाई सुबह आरती होगी 5 बजे, शाम को होगी 6 बजे, ये जो मर्जी आपको मतलब करना है, रिलीजियस अफेयर जैसे चलाना है आप चलाओ, सरकार इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देती। आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि आप, अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 27 क्या कह रहा है कि आप पे कर रहे हो टैक्सेस को फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको तो भाई जो रिलीजन प्रोपोगेट करना है आप कर लो, लेकिन सरकार जो है ऐसे प्रोपोगेट नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगी कि आपके मंदिर में जो पैसा आया या आपकी होली प्लेस पे जो भी पैसा आया रिलीजियस प्लेस पे, आप उसको कैसे भी जो है स्पेंड कर सकते हो, कि आपने कोई जागरण करा दिया, ठीक है, कोई भंडारा करा दिया, या कोई भी और टाइप की एक्टिविटी करा दी अपने पैसे से, आपकी मर्जी है, आप अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए कुछ भी करो।
ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट को जब अगर आप अपना टैक्स का पैसा दोगे तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उससे रिलीजियस एक्टिविटी करने लग जाए। ठीक है, गवर्नमेंट रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करेगी क्योंकि इंडिया तो एक सेक्युलर स्टेट मानी जाती है। तो गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यही माना जाएगा। आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको जहां मन करे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने या पूजा पाठ करने जा सकते हो। कोई हिंदू है तो मंदिर में जाना चाहता है, मॉस्क में, गुरुद्वारा में, चर्च में, कहीं भी जाए। कोई मुस्लिम है तो सेम फॉर दैट, है ना, कि वो कहीं भी जाए। क्रिश्चियंस के लिए भी सेम। हर कोई इंसान जो है वो किसी भी रिलीजियस प्लेस पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सुनने के लिए जा सकता है। आर्टिकल 28 तक हुए। आर्टिकल 29 और 30, राइट टू कल्चरल। यहाँ पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटी में है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जाएगा। माइनॉरिटी मतलब जिनका नंबर कम है। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? दोज हु आर लेस इन नंबर। ओके, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटीज हैं वो भी, उनके पास भी अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं कोई। ठीक है, अब माइनॉरिटी में अब लेट्स से कि हिंदू जो है वो ज्यादा है, मुस्लिम जो है उनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, क्रिश्चियंस की तो उनसे भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों के पास भी अधिकार है। जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे ज्यादा हिंदू हैं तो वो बहुत सारे टेम्पल्स ही बनाएंगे सिर्फ। क्योंकि मुस्लिम्स कम है तो जरूरी नहीं कि मुस्लिम्स का कोई कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर मुस्लिम्स भी अपने लिए वर्शिप की प्लेस बना सकते हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस भी अपने लिए वर्शिप की प्लेस बना सकते हैं। सेम सिख भी जो है वो भी अपने लिए रिलीजियस प्लेसेस बना सकते हैं। ठीक है, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अपने आप से एस्टेब्लिश करके अपने मर्जी से चला सकते हैं जैसे उनको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका आर्टिकल 30 खत्म। आर्टिकल 31 जो हमने देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जिसको आर्टिकल 300A बना दिया गया, यानी एक लीगल राइट बना दिया गया थ्रू कौन सा अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट। ठीक है, ये हट गया अब। उसके बाद आर्टिकल 32। अब यहाँ पे आपने ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन अगर इनमें से कोई राइट फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा? यानी कि अगर कोई ऐसा कुछ ऐसा हो गया कि भाई सरकार जो है इन राइट्स को फॉलो ही नहीं कर रही, सरकार इन राइट्स को नहीं मान रही, कोई राइट आपका छिन गया, तो क्या इसके लिए कोई मैकेनिज्म दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? यस। अब आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 says that the Indian Constitution declares that all the laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। कि अगर कोई भी, हमारा जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, तो वो जो कानून होगा वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड मतलब फालतू, डिक्लेयर हो जाएगा, एकदम वेस्ट। उसको कोई भी जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं होगा, लोग उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 में। सिंपल ध्यान रखना कि आर्टिकल 32 बात क्या कर रहा है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई भी ऐसा अधिकार आपको दिखे जो कि फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है, तो उस लॉ को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, यानी कि उसको जीरो डिक्लेयर कर सकते हो कि इस लॉ को नहीं माना जाएगा। ठीक है, फर्दर द आर्टिकल डिक्लेयर्स की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। उसके बाद में एक रूलिंग ये भी आई जिसमें ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कोई कानून ही नहीं है। समझ रहे हो? तो पहली बात तो ये कि भाई हमारे इतने सारे आर्टिकल दे दिए 12 से 32 में, हमारे आर्टिकल्स दे दिए हमें 12 से 32 में। ठीक है, या 35 में, 12 to 35 में। लेकिन इनके बीच में से अगर कोई लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स, कोई फंडामेंटल राइट है इसमें, है ना, तो पार्लियामेंट मान लो कि एक बिल पास कर दे। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, इसको थोड़ा क्लीन करके लिखते हैं। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है जो कि पार्ट 3 में है। अब अगर ऐसा हो कि पार्लियामेंट है यहाँ पर, ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या करा? एक बिल पास किया। ठीक है, एक बिल पास किया और बिल से ये कर दिया कि भाई अब से कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर बोलेगा तो उसको 5 इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी, 5 इयर्स की जेल मिलेगी। ये एक बिल है। ठीक है, और इसको पास कर दिया, पास भी हो गया। ये सबसे हैरानी की बात है कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया। ये एक अजम्पशन बना रही हूँ और मैं, ठीक है, ये पास हो गया। तो ऐसा एक लॉ बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई। ठीक है,
अब जुडिशरी जो है वो क्या करेगी इस केस में, यहाँ पर जुडिशरी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि ये कैसा बिल बना है, ये कैसा एक्ट बन गया है, क्योंकि ये तो एक एक्ट बन गया है ना, तो अब ये कहेंगे कि ये कैसा एक्ट है भाई, जिसमें ये बातें लिखी है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने पर 5 साल की जेल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को हर्ट कर रहा है उसको। अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, वॉइड डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, इसलिए इसको क्या करा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब इस लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कहां से है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आती है आर्टिकल 32 से, ठीक है। और जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ऐसे ही सेम तरीके से हाई कोर्ट भी कर सकती थी, ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, ठीक है, हाई कोर्ट भी इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती थी, फंडामेंटल मतलब क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा था। और ये पावर हाई कोर्ट को किसने दी, आर्टिकल 226 ने दी, आर्टिकल 226 ने दी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में एक रूलिंग ये भी आई कि भाई अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती उस केस में। लेकिन बाद में इसको बदला गया, क्यों कि ऐसा क्यों बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, कह रहे हैं क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो तो कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज नॉट अ लॉ। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वेरी इंपॉर्टेंट केस, हम इसको डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस में, केशवानंदन भारती केस 1973 में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है और क्या नहीं, आज तक ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है कभी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि टाइम टाइम पे मैं बताता रहूंगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, लेकिन मैं अभी लिख के नहीं दूंगा आपको कि क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। कह रहे हैं अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज कर रहा है या फिर छेड़खानी कर रहा है उसके साथ, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। यानी अब ये चीज हट गई है कि अगर पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएगी तो उसको भी अगर वो फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये रूलिंग किस में आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंदन भारती केस, आर्टिकल ईयर कौन सा है, 1973, ठीक है। उसके अलावा क्या और भी कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हाँ, इसके अलावा क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, रिट क्या चीज है, पहली बात तो रिट एक लीगल ऑर्डर होता है, रिट क्या होता है, एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लागू करता है। तो रिट एक लीगल ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट नहीं बना रही है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने नहीं बनाया, लोकसभा राज्यसभा ने नहीं बनाया, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स हैं रिट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में इनके अकॉर्डिंग वो इश्यू कर सकते हैं रिट्स। कितने टाइप्स की रिट्स होती हैं, 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। कौन कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटराई एंड क्वो वारंटो, ठीक है, ये 5 रिट्स होती हैं। अब इन सबको हम समझते हैं क्या है। हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी ऑफ, यू मे हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब है कि अगर पुलिस ने अनलॉफुली किसी को डिटेन कर लिया है, पुलिस जो है आपको पकड़ के ले गई बिना बताए कि आपका जुर्म क्या है, ठीक है, और 6 महीने तक आपको जेल में ही रख ले अनलॉफुली और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इस केस में, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट वो क्या कर सकती हैं, पुलिस को ऑर्डर दे सकती हैं कि भाई इस पर्सन को आपने जेल में रखा है अनलॉफुली, मतलब गैर कानूनी तरीके से, तो इसको रिलीज करो। तो यू मे हैव द बॉडी ऑफ मतलब होता है हेबियस कॉर्पस का, और हेबियस कॉर्पस में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है क्या, रिलीज द पर्सन, ठीक है, क्या कहता है, टू रिलीज द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, ठीक है, जिसको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है। ये सब चीजें आपके सिलेबस में दोबारा से आएंगी, कब ये सब चीजें दोबारा से आएंगी, ये सब चीजें दोबारा से आपको मिलेंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हेबियस कॉर्पस हो गया, उसके बाद है मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस क्या चीज है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड, ठीक है। और ये क्यों की जाती है, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक
पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट। अब मान लो कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, वो अपन लोअर कोर्ट हो या कोई ट्राइब्यूनल हो या फिर कोई और जुडिशियल अथॉरिटी हो या पब्लिक अथॉरिटी हो, ठीक है, कोई पब्लिक का ऑफिस हो, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पर लोग अपना ढंग से काम ना कर रहे हो, तो उस समय पर उनकी परफॉर्मेंस के लिए कहें या फिर वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं, ठीक है, वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज को अच्छे से निभाएं। इसके लिए कोर्ट इश्यू करता है मैंडेमस कि भाई आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, अपना काम ठीक से करो, ठीक है। ऐसे ही एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, टू एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, किसी चीज को करने से रोकना। अब किसको रोक रही होगी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर? जो आपके लोअर कोर्ट होते हैं उनको किसी केस में प्रोसीडिंग करवाने से रोकना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई काम है, फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट हो गई, उसके नीचे लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, है ना। तो ऐसे एक वो होता है ना, हायरार्की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट इनको या फिर इनको रोकने को कह सकती है कि भाई आप इस केस पे काम मत करो, ये केस आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये केस मैं देखूंगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा इस केस को। तो उनको अपने केस में प्रोसीड करने से रुकवाने के लिए जो हाई कोर्ट होता है वो इश्यू करता है, हाई कोर्ट मतलब हायर लेवल पे जो कोर्ट है वो इश्यू करता है प्रोहिबिशन कि आप ये काम ना देखें, ये काम हम खुद देख लेंगे, ठीक है। दूसरा है सेरिटोराई। सेरिटोराई का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्या मतलब होता है इसका? टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द कोर्ट। जो लोअर कोर्ट है उसने मान लो कोई इशू किया था, कोई भी जो है चीज इशू की थी उसने। क्वैश का मतलब क्या होता है? क्वैश का मतलब होता है कि ऑफिशियली कोई चीज डिक्लेयर हुई हो और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये ऑफिशियली जो ऑर्डर था इसको वैनिश किया जाता है, ये गलत था, इसको दोबारा से हम सही ऑर्डर आपको देंगे, ठीक है। तो सेरिटोराई का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड कि जो चीज अब मैं आपको बता रही हूँ कि भाई कोई चीज गलत हुई थी पहले, अब आप उसको मत मानना। अब ऐसे इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई केस था लोअर कोर्ट के पास, ठीक है, हाई कोर्ट ने उसकी सजा उस बंदे को सुनाई थी 6 साल की, 6 years की उसको पनिशमेंट दी थी। तो सेरिटोराई लगा के जो है सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकती है कि 6 साल नहीं, इस बंदे को तो 12 साल की सजा मिलनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने तो बहुत कम सजा सुनाई है इसको लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई हम इस ऑर्डर को डिसमिस करते हैं, हम नया ऑर्डर पास करते हैं 12 साल की सजा का, ठीक है। तो ये होता है क्या? सेरिटोराई। लास्ट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्वो वारंटो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि आप किस हक से ये काम कर रहे हो भाई, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ठीक है। ये किया जाता है किसी भी पर्सन को रोकने से, पब्लिक ऑफिस को, जो मतलब मान लो कि एक कोई गवर्नमेंट जॉब है जो आपको तभी मिलती है जब आपके जो है कुछ भी मान लीजिए कि आपको 5 years का एक्सपीरियंस हो किसी उस फील्ड में, है ना, या फिर मान लो कि आपको 100 में से 99 मार्क्स लाने तभी मिलता है, मतलब कोई भी चीज आप मान सकते हो, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चला जाए और बोले कि भाई इस बंदे के तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है और इसके तो नंबर भी सिर्फ 9 आए थे, 99 नहीं आए थे, फिर भी ये इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब इस गवर्नमेंट जॉब में है। तो अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? चेक करेगी क्या ये सच है नहीं। चेक करके वो क्या बोलेगी कि अरे तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो भाई, तुम्हारे तो नंबर भी नहीं आया, तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतने ईयर्स का। तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठे हो? तो वो जो जुडिशरी पूछ सकती है। हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोराई और क्वो वारंटो, ये 5 रिट्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के अंडर इशू कर सकता है, ठीक है। ये हम और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कब? जब हम क्या करेंगे, जब हम लोग जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो छुप गई हैं, वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉन सैक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट, यानी कि ये जो आपके वो होते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी कह रहे हैं कि भाई परमानेंट नहीं होती है कोई चीज। पार्लियामेंट जो है वो कर्टेल कर सकती है और रिपील भी कर सकती है किसी भी फंडामेंटल किसी भी राइट को, क्योंकि ये राइट जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब 100% नहीं है कि ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे आप देखो ये वाला जो राइट था कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया था 44th अमेंडमेंट से। ऐसे ही गवर्नमेंट इनको एब्सोल्यूट नहीं मानती है और इनको नॉन सैक्रोसेंट है ये, ठीक है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है भाई, परमानेंट नहीं है, इनको रिमूव या चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कोर्ट पर, और कोर्ट पर नहीं मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि अब मान लो कोई इमरजेंसी का टाइम चल रहा है और
इमरजेंसी का टाइम का मतलब क्या है कि कोई हमारा ना दूसरे देश से वॉर चल रही है ना, इंडिया पाकिस्तान की या कोई भी दूसरी कंट्री से हमारी वॉर चल रही है, उस समय आप जो है मीडिया में आके या फिर अपना इंस्टाग्राम खोल के बैठ गए हो, है ना, और आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर बेस है और आप वहां पे बैठ के क्या कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो कि भाई अब तो हमारी मीडिया ये सोच रही है कि ये करेगी, हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लेने का प्लान किया है। तो ये तो आप स्पीच के थ्रू अपने देशद्रोही बन रहे हो आप, है ना, आप स्पीच के थ्रू दूसरी कंट्री को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अपनी कंट्री की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे केसेस में आपकी स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि भाई राइट टू स्पीच को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये यही कहता है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट वो लगा सकती है। राइट्स आर जस्टिसेबल, ये राइट्स जस्टिसेबल, जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि आप जो है अलाउ कर रहे हो लोगों को कि वो कोर्ट जा सकते हैं इनको एनफोर्स कराने के लिए। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप भाग के जा सकते हो कोर्ट और जाके बोल सकते हो कि मेरे को ये राइट मिला हुआ है लेकिन मुझे ये राइट फॉलो नहीं करने दिया जा रहा या फिर मुझे मिल नहीं रहा। ठीक है, एन मिल नहीं रहा मतलब खो गया है वाला मिल नहीं रहा, यहाँ पर मिल नहीं रहा से मतलब है कि भाई आपको ये राइट आपसे छीना जा रहा है। कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सीधा का सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इसके लिए। ठीक है, हाउएवर कि किसी और केस में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली सिर्फ तब जाते हो जब फंडामेंटल राइट्स पे इशू आ जाता है कोई। और कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं लीगल राइट जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो उसको 300A में डाला था उसको लेके आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, उसको लेके पहले आप लोअर कोर्ट जाओगे फिर हाई कोर्ट जाओगे तब अगर बढ़ता रहा मैटर तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ राइट की सस्पेंड भी किया जा सकता है राइट को इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाती है, आपको पता है आर्टिकल 356 वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो राइट्स जो आर्टिकल 20 और 21 हैं उनको छोड़ के सारे राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। 20 और 21 में ऐसा क्या है, 20 और 21 में आपकी जिंदगी का अधिकार है। आर्टिकल 2021 ये 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, यानी कि भाई आपकी जिंदगी का अधिकार तो आपके पास रहेगा, गवर्नमेंट आपको जान से नहीं मार सकती है चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे कुछ भी हो। तो 6 राइट्स जो हैं उनमें से ये 2 राइट्स को छोड़ के बाकी सबको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन देयर इज एक्सटर्नल इमरजेंसी। मतलब आर्टिकल 19 में क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। ठीक है, वो सिर्फ तभी सस्पेंड होगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी है। ऐसा नहीं कि वो छोटी मोटी बातों पे आर्म्ड रिबेलियन पे या फिर इंटरनल इमरजेंसी पे उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब दूसरे देश से कोई झगड़ा हो गया, एक्सटर्नल वॉर हो गई है, तभी उसको सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन देश के अंदर कुछ खराब हालत चल रही है उस समय उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो अब आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा वाला आर्टिकल जो था उसको हर्ट एंड, ये मैं थोड़ा सा क्लीन लिख दूं, कौन से आर्टिकल को हर्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ठीक है, विच आर्टिकल is known as the heart and soul of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्हीं में से कोई आर्टिकल है वो, और ये स्टेटमेंट जो है ये किसकी थी। ठीक है, हु सेड, ये स्टेटमेंट किसकी थी कि ये वाला आर्टिकल होगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये बताओ, और ये स्टेटमेंट किसकी थी ये भी आप मुझे बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे, कमेंट्स में। ठीक है, जिसको पता है वो बताएं फटाफट से, आंसर इन कमेंट्स। अगर आपको ये क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, क्या ऐप है, जीत ऐप, जैसा आपको पता होगा एंड्रॉइड, मतलब आप अपना प्ले स्टोर ओपन करके और वहां से डाउनलोड कर सकते हो क्लास नोट्स के लिए, और बहुत सारा कंटेंट भी जो है स्पेसिफिकली आपको ऐप पे ही अपलोड होके केसरी बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्लास की नोटिफिकेशन, लाइव प्रैक्टिस क्लासेस कुछ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, सेशन कैसा लगा, हाउ वाज द सेशन, ठीक है, वो मुझे कमेंट्स में शेयर करना। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में, कोई और जो है इनपुट आपको देना हो तो आप वो बता सकते हो, कोई लेक्चर पर्टिकुलरली आपको समझना हो कोई टॉपिक तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर।
बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एवरीवन एंड जय हिंद।